स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एसएसटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास की एसएसटी जो है वह 4 विभागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो हम अभी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, समकालीन विश्व के बारे में कि समकालीन विश्व में फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस प्रकार हुआ था वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये आपकी पहली यूनिट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, कि किस तरीके से वर्ल्ड में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उस क्रांति को देखकर विश्व के कई देश प्रभावित हुए थे और उन्होंने भी स्वतंत्रता की मांग की और धीरे धीरे विश्व के सारे देश जो है स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण। यह क्रांति 1789 में हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसके कॉजेस पहला था इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। दूसरा कारण था सोशल कॉज और तीसरा कारण था पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, इस तरीके से फ्रांस की राज्य क्रांति के 3 कारण। फ्रांस जो है वो इंग्लैंड की तरफ उस समय एक ताकतवर देश था। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि सबसे ताकतवर शुरू में कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में देश उभरे औद्योगिक क्रांति से पहले, तो वो थे फ्रांस और इंग्लैंड। परंतु फ्रांस के अंदर चूंकि राजा का शासन था, मनमाने ढंग से शासन करता था और वहां की जो पीपल थी वो राजा के शासन से सेटिस्फाइड नहीं थी। राजा क्या नहीं, लोगों के ऊपर बहुत अधिक टैक्स बढ़ा दिए थे एम्परर ने। और फ्रांस के जितने भी शासक हुए 1789 से पहले वो सब ऑटोक्रेटिक मोनार्की में। ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब है कि वह तानाशाह शासक मनमाने ढंग से शासन करते थे, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे कि हम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। भगवान के प्रतिनिधि। यहीं पर एक राजा हुआ फ्रांस के अंदर, लुईस 14, लुईस 14। इस राजा ने तो यहां तक कह दिया कि माय वर्ड्स आर ऑल, मेरे ही सर्व सब कुछ है, मैं ही ईश्वर हूं, मैंने जो कह दिया वो सब कुछ कह दिया। माय वर्ड्स आर ऑल, माय वर्ड्स आर एवरीथिंग। ठीक है, और वो ये भी कहता था नो क्वेश्चन टू मी, कोई भी जो है मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो इस तरीके से फ्रांस की जो राष्ट्रपति था उसमें वहां के शासक जो थे ऑटोक्रेटिक मोनार्की को फॉलो कर रहे थे। स्वकेंद्रित शासन था, राजा जो कहता था वो होता था।
ठीक है। तो इस तरीके से फ्रांस के जो सोशल पीपल थे, सामाजिक लोग, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। तो ये भी कारण बन गया इकोनॉमिक कॉजेज, क्योंकि फ्रांस के राजा तानाशाह थे तो लोगों के ऊपर टैक्स बहुत डालते थे, तो टैक्स डालने के कारण लोग इस टैक्स को पे नहीं कर पाते थे। तो आर्थिक कारण से जो फ्रांस के लोगों ने क्रांति कर दी। सामाजिक कारण हुआ कि राजा जो है जनता की बात नहीं सुनता था। पॉलिटिकल कॉजेज ये था कि फ्रांस के अंदर जो राजनीति थी वह युद्धों वाली राजनीति। फ्रांस का लगभग 7 साल जो युद्ध है वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ, ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध। ये ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध खूब युद्ध लड़ते थे और क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर की नेवी की पावर जो थी ज्यादा थी, जल शक्ति ज्यादा थी, इसलिए फ्रांस जो है ब्रिटेन से बार बार हार जाता था। हारने के कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी डाउन हो गई, आर्थिक स्थिति। इन्होंने जनता के ऊपर बहुत ज्यादा कर डाल दिया, जिसके कारण वहां राज्य क्रांति हो गई। ऐसे में यहाँ पे एक राजा आया लुईस 16, जो काफी वीक एम्परर था, काफी कमजोर शासक था। इसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनिटी, मैरी एंटोनिटी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया के राजा एंटोनिटी की बेटी थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के राजा एंटोनिटी की बेटी थी। तो ये काफी वीक शासक हुआ। इसने भी जनता के ऊपर काफी कर बढ़ा दिए, अपनी पत्नी के कहने के अनुसार चलता था। तो भी इसलिए यहाँ की राजनीतिक स्थिति काफी खराब हो गई। एक बार तो लुईस 16 के टाइम में सन 1789 में बास्टिल के फोर्ट पर लोगों ने हमला कर दिया। क्यों? यहाँ की पब्लिक जो थी फ्रांस के राजा से बहुत ही अनसेटिस्फाइड, इसलिए उन्होंने बास्टिल के फोर्ट पे युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध के दौरान बास्टिल के फोर्ट में जितने भी एम्यूनिशन थे या आर्म्स थे, हथियार, वेपन्स, वो सारे वेपन्स और आर्म्स लोगों ने चुरा लिए। राजा को मार दिया, लुईस 16 को। ठीक है, और 2 साल बाद में उसकी पत्नी मैरी एंटोनी को भी। इस तरीके से लुईस 16 की मौत जो है वह पॉलिटिकल कॉज के अंदर आती है, क्योंकि इसका 7 साल ब्रिटेन के साथ में युद्ध रहा और इसने अपनी जनता के ऊपर बहुत अधिक टैक्स बढ़ा दिया था और लुईस 16 काफी वीक शासक था। ठीक है, यहाँ ऑटोक्रेटिक मोनार्की चल रही थी, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन थी, सोशल पीपल सेटिस्फाइड नहीं थे राजा से और राजनीतिक स्थिति दूसरे देशों से अच्छी नहीं थी। यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक बार फ्रांस की कॉलोनीज भी कई देशों में थी, इंग्लैंड की कॉलोनीज की तरह, परंतु ब्रिटिश एम्पायर और इंग्लैंड के एम्पायर ने फ्रांस को दूसरी जगह पे कॉलोनी बनाने से मना कर दिया था। ठीक है, इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे क्योंकि उनकी नेवी पावर थोड़ी सी सशक्त थी। इस वजह से फ्रांस के लोग जो थे वो काफी दिक्कत में आ गए, परंतु यहाँ के राजा जो थे विलासिता में जीवन जीते थे। यहाँ वर्ग, सामाजिक वर्ग जो है 3 भागों में बटा हुआ था, 3 स्टेज में बटा हुआ था। पहला था क्लर्जी, पादरी वर्ग, दूसरा था नोबिलिटी
और तीसरा था मेजोरिटी, अधिसंख्यक विरोध। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा था। पादरी वर्ग था, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, नो टैक्स। और नॉबिलिटी में राजा और दरबारी आते थे, इनके ऊपर भी नो टैक्स लगता था। लेकिन जो अधिसंख्यक पीपल थे, जैसे गरीब लोग, पुअर, फार्मर्स, लेबर, इनके ऊपर काफी टैक्स लगता था। सारा टैक्स जो है इस तीसरे वर्ग को देना पड़ता था। तो इस तीसरे वर्ग में लोगों की संख्या भी ज्यादा थी, मेजॉरिटी थी, तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दी और बास्टिल के फोर्ट से सारे हथियार चुरा लिए और फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई और राजा को भी मार दिया। इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे देशों पे भी पड़ा। कैसे कि यूरोप में पर्शिया और ऑस्ट्रिया ऐसे राज्य थे जो फ्रांस का साथ देना चाहते थे, राजा का, लुई सोलर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फ्रांस की तरह हमारे देश में भी क्रांति हो गई तो हमारे देश में भी पब्लिक एम्पायर आ जाएगा, रिपब्लिक एम्पायर हो जाएगा, डेमोक्रेटिक एम्पायर हो जाएगा। तो उन्होंने फ्रांस का साथ देने के लिए सोचा। तो पर्शिया व ऑस्ट्रिया ने काफी फ्रांस की मदद करने की कोशिश की, परंतु लोगों के असंतोष को वे भी नहीं झेल पाए और उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। और सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण के कारण फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका काफी अधिक प्रभाव पड़ा दूसरे देशों के ऊपर भी। दूसरे देशों के जितने भी यूरोप के दूसरे देश थे, वहां के लोगों ने भी अपने अपने राजाओं के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति के इफेक्ट क्या क्या हुआ, रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इतिहास की एक प्रमुख घटना है 1789। इसमें विद्रोह होने के कारण यूरोप में काफी तनातनी हो गई। यूरोप के दूसरे देश भी स्वतंत्र होने लगे, वहां पे भी संविधान लागू होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने लगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसने यूरोप के दूसरे देशों को काफी अधिक प्रभावित किया, वे देश भी स्वतंत्र होना शुरू हो गए। ठीक है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति का पहला कारण परिणाम यह निकला, डेमोक्रेटिक आइडिया निकल के सामने आया कि हमारे देश में राजतंत्र नहीं होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। ठीक है, यानी लोग शासन करें, राजा शासन नहीं करें। ठीक है, दूसरा आइडिया निकल के सामने आया लिबर्टी का, स्वतंत्रता, कि हमारा देश में सभी लोग स्वतंत्र रहे। तीसरा आया इक्वलिटी का, कि हमारे देश में सभी लोगों को समानता के अवसर हो, नौकरी में सभी को समानता के अवसर हो। ठीक है, मध्यम वर्ग को समानता के अवसर हो, मिडिल वर्ग को, और जो सबसे नीचे लोअर क्लास पीपल है उनको भी समानता का अधिकार हो, वो भी जॉब प्राप्त कर सके, पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके। ठीक है, अब फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व की भावना आ गई। हम जो है भ्रातृत्व की भावना से आगे काम करेंगे। ठीक है, तो फ्रांस के लोगों में भ्रातृत्व की भावना भी आ गई। चौथा प्रभाव हुआ नेशनलिज्म। वो है फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर गई। अब जो है लोग राजा और रानी के लिए काम नहीं करते थे, देश के लिए काम करते थे। राजा और रानी सर्वोपरि नहीं, देश सर्वोपरि। ठीक है, साथ साथ में लॉकडाउन भी करते रहता।
हम पढ़ रहे हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन विश्व, कि समकालीन विश्व में इतिहास कैसा था। ठीक है, तो दूसरी पांचवी भावना आई है नेशनलिस्टिक फीलिंग across यूरोप में सारे देशों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई, राष्ट्रवाद की भावना भर गई, सभी यूरोप के देश जो है राष्ट्र के प्रति सोचने लगे। और इसका प्रमुख कारण है कि फ्रांस में जो ये रूसो, जॉन लॉक, इन्होंने काफी बुक्स लिखी। रूसो और जॉन लॉक की बुक्स से काफी लोग प्रभावित हुए कि हमें अपने देश के लिए जीना चाहिए, राजा और रानी के लिए नहीं जीना चाहिए, देश में सर्वोपरि पब्लिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी किताबों से लोग काफी अधिक प्रभावित हुए और पूरे वर्ल्ड यूरोप में ये भावना फैल गई, नेशनलिस्टिक अप्रोच फैल गई कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद जो है उसने अपने पांव पसार दिए। अब फ्रांस में क्रांति का एक और अगर तात्कालिक कारण माने कि उस समय सबसे बड़ा रीजन क्या था, बिग रीजन, वो था फ्रांस के राजाओं की विलासिता, लोगों के ऊपर टैक्स बहुत बढ़ा दिया था। और टैक्स बढ़ाने का प्रमुख कारण था कि यह दूसरे देशों की राजनीति में दखल अंदाजी करने लगे। यहाँ के राजा, इन्होंने अमेरिका में ब्रिटेन की कॉलोनी को पीछे हटाने की कोशिश की। ब्रिटेन ने अमेरिका में कुछ कॉलोनी बना रखी थी, उस कॉलोनीज को इन्होंने पीछे हटाने की कोशिश की, उनसे युद्ध किया। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि ब्रिटेन इनका शत्रु था, इसलिए वे हमेशा ब्रिटेन को क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। तो ऐसे में इनका पैसा बहुत ज्यादा जो है वो युद्ध में खर्च होता था, वेपन्स में, आर्म्स में, हथियारों में खर्च होता था, इसलिए यहाँ पे क्रांति हुई। और एक दूसरा बिग रीजन है, वो है कि सारा टैक्स जो है वो लोअर क्लास पीपल भरते थे, ये पादी वर्ग भरता नहीं था, क्लर्जी। ठीक है, और नोबिलिटी में राजा रानी और कंट्रियां आ जाते थे, तो सबसे ज्यादा कर कौन भरता था, लोअर क्लास पीपल। और लोअर क्लास पीपल की संख्या फ्रांस में ज्यादा थी, इसलिए फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। और फ्रांस में राज्य क्रांति के बाद में वहां डेमोक्रेटिक आइडिया का प्रसार हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन ये बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण क्या है, 3 बता देना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। और फिर इनको एक्सप्लेन करना कि पॉलिटिकल कैसे है कि दूसरे देशों के साथ फ्रांस के अच्छे संबंध नहीं थे। सोशल कॉजेज क्या है कि फ्रांस ने समाज के निचले वर्ग पे सबसे ज्यादा टैक्स डाल दिया था। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है कि फ्रांस ने युद्ध में बहुत अधिक पैसा खर्च किया, ये इकोनॉमिक कॉजेज है। इस तरीके से ये यूनिट आप पूछती है।